हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 9 होगा। और आज हम यहाँ पर फिनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जितने भी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बीपीएससी 2023 में और बीपीएससी एचपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हमने यहाँ इंक्लूड किया है। और उसके जैसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टोटल, हम उसको यहाँ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर है, तो यहाँ पर हमें इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इस वीडियो के होंगे। आप घबराए नहीं, मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ। बिलीव मी प्लीज, आपका एग्जाम से पहले, बहुत पहले सिलेबस भी हम कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी हम कर लेंगे और हमारी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, डेली आपके लिए इतना कलेक्शन तैयार करता हूँ, आपके लिए रोज एक, कोई दिन नहीं छोड़ा है अभी तक मैंने। 9 दिन आज हो गए हैं कि एक भी दिन आपकी वीडियो ना ली हो मैंने, एक भी दिन आपकी क्लास ना ली हो मैंने। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है। तो आप भी कोई दिन ना छोड़ें। आपको बस ये याद रखना है कि अब 20 into 7 डेज आपको पढ़ना ही है, जरूर पढ़ना है। ध्यान, 20 into 7 डेज का मतलब, जिसने मेरी शुरू की वीडियो देखी होंगी उसको पता होगा कि आपके मन में हमेशा 24 आवर्स होना चाहिए कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। तो उसी कदम में हम इस वीडियो को आज शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको भी पता है कि सब्सक्राइबर की कितनी नीड है। हम आपसे चाहते हैं लाइव क्लास लेना, लेकिन बाउंडेशन है कि जब तक एक क्राइटेरिया है, जो जब तक उस यूट्यूब का पूरा नहीं करेंगे तब तक आपसे लाइव क्लास नहीं ले सकते। तो हमारे हमारे इस कदम में कि हम एक और आगे बढ़े लाइव क्लास की तरफ, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें आप देखेंगे कि देखिए, आपसे कहा गया है यहाँ, जो नए एडवांस क्वेश्चन अब पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आप देखिए जरा। यहाँ पर देखिए, आपको असर्शन दिया हुआ है ए और रीजन दिया हुआ है आर। आपसे असर्शन में कुछ कहेगा और आपसे रीजन में कुछ कहेगा। आपको असर्शन बताना है, क्या ये सही बताया हुआ है, जो भी बात ये कह रहा है आपसे, क्या ये सही है। दूसरा, आपको यहाँ ये बताना है कि जो आपका असर्शन में और साथ ही आपका जो रीजन में कहा गया है, क्या वो सही है। और उसके बाद फिर आपको ऑप्शन लेने हैं ए बी सी डी में से। तो देखिए, असर्शन क्या कह रहा है, कह रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस मींस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस का मतलब ये होता है कि जो कितना अपने प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितना कमाया है, लॉस कितना इनकर्ड हुआ है आपके बिजनेस में। आपके बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, देखिए ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आपको ये पता ही होगा। यहाँ पर दो बातें आ रही हैं सामने, एक आपका ऑपरेटिंग और एक आपका नॉन ऑपरेटिंग। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या है। देखिए, ऐसा होता है, ऑपरेटिंग का मतलब है, अगर आप मार्कर बना रहे हैं और इस मार्कर को बेच रहे हैं, तो यहाँ से आपको जो प्रॉफिट होगा मार्कर को बेचने से, वो आपका ऑपरेटिंग होगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और यदि यदि आप गुड्स एंड सर्विस को सेल ना करके आपने क्या किया, अपनी कोई एसेट बेच दी, एसेट पुरानी हो चुकी थी, आपके रिकॉर्ड में उसकी जो कीमत थी 10,000 थी, लेकिन आपने उसको 15,000 में बेच दिया, इसका मतलब आपको 5,000 का गेन हो गया। तो ये जो है, ये होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो आपका क्या बताता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट कमाया है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बात तो सही कह रहे हैं यहाँ। तो इसको आप छोटा सा राइट लगा दीजिए। देखिए, इसमें सही बात बताई गई है। दूसरा देखते हैं, नेट प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइजेज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी एंड
गेन मतलब प्रॉफिट, इसको गेन बोलते हैं। मैंने भी इसको गेन बोला था ना। गेन फ्रॉम द नॉन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस में चाहे आपकी प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, दोनों से जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बताइए, क्या इसमें जो दूसरा वाला है रीजन आर है, क्या इसने ए के बारे में सही बात बताइए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं बताया, बस अपनी अपनी राग बना रहे हैं। असर्शन ए में कहा गया है कि हाँ ये बात सही है, रीजन कह रहा है हाँ ये बात सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन ए के बारे में कुछ सही बात नहीं बता रहा, उसको क्लियर नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अब आप ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट है। हाँ जी, दोनों करेक्ट हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। लेकिन दूसरे में क्या करें कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि आपके दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, ऐसा भी नहीं है। असर्शन ए करेक्ट है और रीजन आपका करेक्ट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि असर्शन ए भी सही है, असर्शन और रीजन आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Preliminary expenses of the company should be shown in the final accounts on। करेक्ट, ये और देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी में पूछा हुआ है, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपको पीजीटी लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आयोग ने, यूपी के आयोग ने पूछे हो, बिहार के आयोग ने पूछे हो, झारखंड ने पूछे हो, दिल्ली ने पूछे हो, या आपके हरियाणा ने पूछे हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल वो तैयार करने हैं कि जो अकाउंट से किसी भी आयोग, किसी भी कमीशन के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको वो तैयार करने हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते कौन से, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, आप कंपनी शुरू करने जा रहे थे, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जैसे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या आपके जो प्रमोटर्स हैं उनको कमीशन दे रहे हैं, जो आपके प्रोमोटर्स होते हैं, अंडरराइटर्स हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं? आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ये बड़ी मात्रा में होते हैं, और इनको आप कहाँ शो करेंगे वो आपसे पूछा है। तो कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या आप बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट की, या डेबिट साइड दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, या क्रेडिट साइड दिखाएंगे पी एंड एल अकाउंट के? तो ये जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जब ये बड़े अमाउंट होता है, और ये साल के बिजनेस के शुरू में ही हो जाते हैं, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो रही थी तब हो गए थे, तो आप इनको अपनी एसेट मानते हैं। आप इनको अपनी एसेट मानते हैं, और एसेट कहाँ होती हैं? बैलेंस शीट में होती हैं। इसका मतलब बैलेंस शीट के आप एसेट साइड में इनको शो करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ए आंसर इज, और ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज 360। देखिए, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 360 का, उसके बाद करें आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 20,000 है, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 26,000 है, और जो आपका आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो आपको पता है कि जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। मतलब यदि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यदि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बना देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये तो पता है आपको कि कितने इससे पहले क्या होता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या दिखाएंगे? नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी आप इसमें ही शो कर देते हैं। देखिए, आपको प्रॉफिट इस साल का कितना दिखा रहा है? आपका पीएनएल, आपका पीएनएल दिखा रहा है 360 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या अभी आपने ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब देनी बाकी थी, क्या आपने प्रॉफिट में से इसको कम नहीं करोगे? भाई, इस साल की नहीं दी आपने, ठीक है, लेकिन दोगे तो सही। तो इसमें से आप माइनस करोगे, लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, और वो दिया हुआ है यहाँ पर सैलरी। तो इसको आप माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी ये भी क्या है? अभी खर्चा है, ये भी कम होना चाहिए। तो आपका कितना आंसर आएगा? ये आएगा 3,00,000
40,000। उसके बाद फिर आगे देखेंगे आप कि ये जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपने एडवांस में पे कर दिया। आपने एडवांस में पे कर दिया, तो आप इसको क्या करेंगे? एडवांस में पे कर दिया है तो आप इसको क्या मानेंगे? अपनी एसेट मानेंगे। और इसको आप कहाँ दिखाएंगे अपने? आप इसको जो आपने खर्चा किया था, इसका मतलब इस साल का 26,000 आपने ज्यादा दे दिया, तो उसको वापस से ऐड करो। इस साल का खर्चा क्यों दिखा रहे हैं इसको? तो इसको क्या करोगे आप? वापस से ऐड कर लोगे, तो अब कितना हो जाएगा? 6,633,66,000। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो आपने आउटस्टैंडिंग भी कर दिया, आपने ये प्रीपेड भी कर दिया है जो पहले दे दिया। तो कितने का आपका प्रॉफिट आ रहा है? तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 3,66,000। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 3,66,000। तो ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट सेट असाइड मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट इज आ। जो अमाउंट आप एक अलग रख देते हैं, किसके लिए? बैड डेब्ट के लिए। ठीक है, जैसे आपके डेटर्स हैं, आपने जिन लोगों को माल बेचा है वो कौन है आपके? वो आपके होते हैं डेटर्स। ठीक है, मान लेते हैं आपने डेटर्स 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा और इन लोगों ने पैसा नहीं दिया है अभी, तो ये क्या है? आपके डेटर्स। लेकिन क्या गारंटी है कि ये सभी पैसा आपको वापस कर देंगे? कोई आपका पैसा नहीं लेके डूबेगा। हो सकता है इसमें से 10%। 10% का मतलब होगा इसका 10,000। हो सकता है 10,000 रुपये ना मिले आपको, तो ये आप प्रोविजन कर लेते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से अलग निकाल कर रख देते हैं और इसको बोलते हैं प्रोविजन। ये क्या कर लिया आपने? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि जब एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसको प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहते हैं, तो वो कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप पहले से ही प्रोविजन करके चलिए, लेकिन जो फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होगा उसके लिए कभी भी प्रोविजन मत कीजिए। तो उसको ही फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को लेकर चलते हैं। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा। अब यहाँ पर ये पीजीटी 2026-3 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो पूछा गया है अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट इज। तो ये क्या होगा? आपका रिजर्व होगा। आपका ये रिजर्व होगा, प्रोविजन होगा, लाइबिलिटी होगी, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा? देखिए, याद रखना है आपको कि जब आप किसी को भी कि कुछ आप ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं जिसका आपका नाम है स्पेसिफिक, आप नाम देकर चल रहे हैं स्पेसिफिक। ठीक है, आप स्पेसिफिक नाम देकर, तो जब भी कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, जैसे हमें डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन करना था, जैसे हमें बैड डेप्ट के लिए प्रोविजन करना है, तो ये क्या हो जाता है? सीधा प्रोविजन ही हो जाता है। और अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको कहाँ पर शो किया जाता है? तो ये आपका पी एंड एल अकाउंट में भी शो किया जाता है, या आपके डेटर से बाद में एडजस्ट हो जाता है। वो कैसे होता है हम आगे इसको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाता है? आपका प्रोविजन बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई पर्पज ना हो, ऐसे ही पैसा अलग रख देते हैं, वो आपका रिजर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्टेड। देखिए, जो एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है और किसके लिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए वो अफेक्ट करती है एसेट को, एसेट एंड एक्सपेंसेस को, एसेट और इनकम को, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस को, या लाइबिलिटी एंड एसेट्स को। तो लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस और एक्शन। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता के चलूं कि जो एडजस्टमेंट होती है, हर एडजस्टमेंट जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में आप इंक्लूड करते हैं एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एक बनाते हैं आप बैलेंस शीट। ठीक है, ये सब चीजें आप बनाते हैं। तो इसमें ये जो एडजस्टमेंट होती है, ये या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ बैलेंस शीट में। मतलब इन तीनों में से कोई सी भी दो जगह आपकी एडजस्टमेंट जरूर लिखी जाती है। ठीक है, कोई सी भी जगह रिकॉर्ड की, दो जगह जरूर रिकॉर्ड की जाती है जो एडजस्टमेंट है। अब यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात हुई है, तो देखिए, एक तो हो गया ये आपका एसेट बन गई, आपने एडवांस में पैसा दे दिया, तो एक तो आपकी एसेट बन गई। दूसरा, जो भी आपका एक्सपेंसेस था उसको क्या कर दिया है इसने? उस एक्सपेंसेस में से आप, जैसे आपने इस साल का दिखा रखा है कि 10,000 रुपए, और इसमें आपने 1,000 एडवांस में पे करे, तो इसको यहाँ माइनस करोगे तो इसको भी क्या करेगी? ये कम कर देगी। इसका मतलब ये दोनों पर इफेक्ट डाल रही है, एक्सपेंसेस पर भी
और एडजस्टमेंट एसेट्स पर। एसेट इंक्रीज हो रही है और आपका जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों ना इससे पहले थोड़े से नोट्स और देख लिया जाए। चलो मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं उन सभी नोट्स को आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से सभी नोट्स देख सकते हैं। इसके बारे में बड़े अच्छे नोट्स हैं, आप उनको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द आइटम दैट appears इन द सरप्लस अकाउंट्स। अधिशेष खाता दिखाई देने वाली मद को इंगित करते हैं। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जब आप बना रहे हैं तो आप बताइए किसको आप कि सरप्लस में दिखाएंगे। सरप्लस में क्या क्या दिखाते हैं, जब कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में रेजोनेंट सरप्लस होता है, तो वहां पर आप क्या दिखाते हैं, प्रपोज डिविडेंड को शो करते हैं। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स को कहाँ दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म आपके जो प्रोविजंस होते हैं वहां पर। और कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, ये आपकी लाइबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, प्रपोज डिविडेंड होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शो ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है अंडर द हेडिंग। तो कौन से हेड में ये दिखाया जाता है, किसको कह रहे हैं, एसपीआर। तो क्या ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा, या करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा एंड प्रोविजन में, या शेयर कैपिटल में, या इन सभी में दिखाया जाएगा। तो ये दिखाया जाता है आपका करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में। ठीक है, इसमें इसको शो करते हैं, किसको, एसपीआर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनफेवरेबल का आप समझ गए होंगे, अनफेवरेबल क्या होता है। अनफेवरेबल का मीन्स होता है कि यहाँ पर फेवरेबल बिजनेस के फेवर में नहीं है, तो ये क्या है फिर, लॉस है। तो ये लॉस की बात कर रहे हैं कि लॉस को आप कहाँ पर शो करते हैं। क्या ऐड कर देते हो लाइबिलिटी में, सब्ट्रैक्ट कर देते हो एसेट से, या सब्ट्रैक्ट कर देते हो आप फ्रॉम कैपिटल से। तो कैपिटल से लॉस क्या होता है, हमेशा कम हो जाता है। आप किसी को भी देखेंगे, कोई सा भी हो, आपका फर्म का अकाउंट बना रहे हैं या आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, जब भी कैपिटल की बात आती है तो प्रॉफिट को तो ऐड कर देते हैं और लॉस को लेस कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर वारंट्स कैन बी इशूड। शेयर वारंट्स कैन बी इशूड। तो शेयर वारंट्स इशू किए जा सकते हैं। तो शेयर वारंट्स होते क्या हैं, पहले मैं ये बता दूं। देखिए, अगर कोई आपको एडवांस में पैसा दे रहा है, अभी आप शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, और किसी ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया और आपसे कहा है कि ये शेयर के पैसे हैं जो आप इशू करोगे, उसके लिए मैं एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, वो मुझे ही इशू करना। तो आप उसको जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो क्या होगा, आपका शेयर वारंट्स होंगे। तो शेयर वारंट्स को आप क्या मानेंगे, हाँ, तो उनको आप इशूड करते हैं फुल्ली पेड अप होने पर, पार्टली पेड अप होने पर, या आपका लॉस्ट खो जाने पर, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होते हैं, आपके फुल्ली पेड अप होने पर होते हैं। ठीक है, अगर फुल्ली पेड अप है तभी आप उनको शेयर वारंट्स दे सकते हैं। शेयर वारंट्स का मतलब है कि आपने उनको एक राइट दे दिया है कि ठीक है, अब ये आपको ही शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड फुल्ली पेड अप। तो ये फुल्ली पेड अप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर असर्शन रीजन का है, कह रहे हैं बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ही दिखाती है। और फिर इसके बारे में क्या कह रहे हैं, टोटल ऑफ द लाइबिलिटी एंड एसेट साइड बैलेंस शीट शुड मैच सिंस बुक ऑफ अकाउंट आर मेंशन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम आपने यूज किया है, तो आप तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जब आप डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर आपका जो आपकी डेबिट्स एसेट है और लाइबिलिटी है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो सही कह रहे हैं ये, पर देखिए करेक्ट पोजीशन क्यों दिखाती है, क्योंकि यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि दोनों हमेशा मैच होना चाहिए, डेबिट भी और क्रेडिट भी। इसीलिए ही आपका क्या होता है कि बैलेंस शीट में भी एसेट और लाइबिलिटी आपकी इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि फिनेंशियल पोजीशन के बारे में कुछ कहा
आर ने, बात तो दोनों सही थी, लेकिन क्या ये भी कहा कि ए जो था, और ए कह रहा है कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है, फिनेंशियल पोजीशन दिखाती है। क्यों दिखाती है, क्या इसने ये बताया क्यों दिखाती है? नहीं। तो ये करेक्ट नहीं बता रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों है तो सही, लेकिन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है आपका रीजन। लोन ऑन द मोर्टेज इज शो इन, जो मोर्टेज पर लोन होता है उसको कहाँ पर शो किया जाता है? लोन ऑन मोर्टेज, तो ये कहाँ करेंगे आप लोन ऑन मोर्टेज? देखिए पहली बात तो लोन है तो लोन है तो लोन है, फर्म की लाइबिलिटी है। अब आपका वो मोर्टेज वाला हो या विदाउट मोर्टेज वाला हो, तो वो कहाँ पर शो करेंगे आप? लाइबिलिटी में शो करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजर कमीशन इज गिवन एट द रेट 10% ऑन द profit after giving commission to him if the profit before giving commission is 1 lakh 54, then payable commission will be, तो payable commission कितना होगा? देखिए जब भी कहे आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझिए। देखिए यहाँ पर आपके मैनेजर खड़े हैं, ये आपके मैनेजर खड़े हैं, प्रॉफिट फर्म को हुआ है 1,54,000 का, और ये कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट, मुझे दे दो कमीशन। क्या कह रहे हैं? मुझे दे दो कमीशन, दे दीजिए। अब हमने कहा कितना कमीशन दे, तो कह रहे हैं 10% दे दो। हमने कहा किसका 10%? 1,54,000 का? नहीं, पहले इसमें से मेरा कमीशन कम करो, जो बचे उसका 10% देना। अजीब बात है यार, अभी तो आपका कमीशन का ही नहीं पता, आपके कमीशन को हम कैसे कम कर देंगे? तो एक कहा ना कि आफ्टर गिविंग कमीशन, जो इसको कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10%। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर इसको, पहले आप लिखेंगे जो भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कमीशन देने से पहले, इनटू, आप क्या करेंगे इसको इनटू, जो भी रेट दी होती है रेट ऑफ कमीशन, वो लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन लिखेंगे, और अपॉन आपको क्या करना है, 100 में ऐड करना है रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ऐड करना है। अब इसको सोल्व करके देखिए, देखिए नेट प्रॉफिट कितना था? 1,54,000, यहाँ पर लिख देते हैं 1,54,000 इंटू रेट क्या है 10%, अपॉन नीचे क्या लिखना 110, मतलब 100 तो था ही, रेट कितनी थी 10, तो 110। अब आप इसको कट करेंगे तो 10 वन जा 10, और 10 से नीचे डिवाइड करेंगे 11, 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका 11 वन जा 11, बचे आपके 4, और 11 4 जा 44, और 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। इसका मतलब कमीशन कितना देना है उसको? कमीशन देना है उसको 14,000। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं आपको 10,000, ओपनिंग डेटर्स कितने दिए हुए हैं आपको? 10,000 दिए हुए हैं, और साथ में आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 7,000, बैड डेप्ट आपको दिए हुए हैं 3,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 13,000, और कह रहे हैं फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। तो कह रहे हैं बताइए क्रेडिट सेल का अमाउंट क्या होगा? तो यहाँ पर आपको देखिए, आप डेटर्स अकाउंट यदि इसको बनाएंगे, आप इसको डेटर्स अकाउंट बनाकर देखिए पहले इसको। और अकाउंट बनाने से पहले हमें ये भी याद रखना है कि हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? डेटर्स अकाउंट। और डेटर्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए डेटर्स होती है हमारी एसेट। तो डेटर जब हमारी एसेट होती हैं, तो एसेट के अकाउंट कहाँ से शुरू होते हैं हमेशा? एसेट के ऑलवेज अकाउंट जो शुरू होते हैं वो आपके डेबिट साइड से शुरू होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप? डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर आप शुरू में ही लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं आपको 10,000, आप यहाँ पर लिख देंगे 10,000। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पर, इंक चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? टू टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना है आपका? 10,000, आप यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक और बैड डेब्ट सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है इसको आप कहाँ लिख देंगे? इसको यहाँ दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये कितना है आपका? 13,000 दिया हुआ है, 13,000। उसके बाद आपको क्या गिवन है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न आया है
ठीक है, अब जब सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो देखिए आप डेबिट साइड से तो ये बढ़ेंगे और क्रेडिट साइड से क्या होंगे, डेटर्स कम होंगे आपकी एसेट। तो आपसे कहा है कि यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ आपको, सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 7000, तो यहाँ लिख देंगे आप 7000। देन आपका यहाँ पर बैड डेब्ट भी दिया हुआ है, तो बैड डेब्ट से भी क्या होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और बैड डेब्ट। बैड डेब्ट से क्या होगा, इससे भी डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, तो इसको भी इधर ही लिख देंगे। जिस चीज से भी डेटर्स कम होंगे उसको आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, और डेटर्स जिससे भी बढ़ेंगे उसको दिखाएंगे आप डेबिट साइड में। कम होंगे क्रेडिट साइड में, बढ़ेंगे तो डेबिट साइड में। ठीक है, तो आपका बैड डेब्ट हो गया, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कितने का है, बैड डेब्ट आपका 3000 का, तो 3000 आप इधर लिख देंगे। इसके बाद आपका इसमें जो इनसे कैश प्राप्त हुआ है, अगर ये कैश दे देंगे, कैश रिसीव्ड होगा तो उससे भी कम होंगे ये। तो जो कैश रिसीव्ड हुआ है बाय कैश अकाउंट, तो इसको कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे 40,000 आपको मिला है कैश, 40,000 हो गया। सभी जो भी दिया हुआ था देखिए आपने सभी लिख दिया, कुछ छोड़ा तो नहीं है, नहीं। अब आप ये देखिए कि इसका दोनों तरफ का टोटल सेम होना चाहिए। इधर आप ऐड करेंगे तो 7 3 10 50 और 60 63, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 63,000। इसका आ रहा है आपका 63,000। इसको आप यहाँ भी लिख देंगे आमने सामने 63,000। तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपका 53,000। बैलेंस कितना आ रहा है आपका 53,000। अब ये 53,000 जो बैलेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने डेटर्स आपके और भी बढ़ाने हैं, और डेटर्स किससे बढ़ते हैं, सेल से बढ़ते हैं। तो सेल्स अकाउंट आपने और भी सेल की है, वो कितनी सेल की है आपने 53,000 की। और आपसे यही पूछा था कि बताइए उधार आपने जो सेल की है, क्रेडिट सेल की है, वो कितनी है, तो वो कितनी है आपकी 53,000। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अपने आप से जरूर करें। जब आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर आप इसको सोल्व करके जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है आपको, देखिए प्रीपेड रेंट की बात कर रहा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट और गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपको लॉस दिया हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस होता तो वो प्रॉफिट होता। तो देखिए प्रीपेड जो रेंट होता है, ये आपकी क्या करंट लाइबिलिटी होती है, करंट एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है, या इंटेंजिबल एसेट होती है। तो प्रीपेड रेंट आपने पहले ही रेंट दे दिया, तो ये आपकी एसेट बन जाती है, वो भी कौन सी, करंट एसेट बन जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी होती है, और ये भी कौन सी, करंट लाइबिलिटी होती है। तो ये करंट लाइबिलिटी हो गया है। ठीक है, उसके बाद गुडविल, गुडविल को कहा जाता है कि ये फिक्टिशियस एसेट है यदि आप इसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। सॉरी, गुडविल जो होती है आपकी, पता नहीं बैलेंस शीट में है या नहीं है यहाँ पर। तो गुडविल क्या है आपकी, दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल एसेट होती है, तो इसको इंटेंजिबल एसेट से मैच कर देंगे। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये फिक्टिशियस एसेट होता है यदि आपने इसको बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट होगी। अब आप देखिए ए का किससे मैच हो रहा है, ए का 2 से मैच हो रहा है। तो देखिए ए का मैच 2 से कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका, एक ही ऑप्शन है ऐसा, बी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट फर्स्ट से मैच कर रहा है, ठीक है, बी का फर्स्ट हो गया। और सी, सी का क्या है आपका, फोर्थ है, सही आ रहा है, और ये ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया आपका, बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, प्रीपेड रेंट हो गया आपका। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, 4। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2143। और कब कह रहे हैं, आंसर द बाय यूजिंग, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका 2। मतलब ए का हो गया आपका करंट एसेट, और ओवरड्राफ्ट हो गया करंट लाइबिलिटी, गुडविल होगा इंटेंजिबल एसेट, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट सेट अपार्ट ऑफ मीट पॉसिबल लॉसेस ऑन द अकाउंट बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के लिए जो आप अकाउंट रख रहे हैं, अभी तो ये रिपीटेड क्वेश्चन तो क्या होगा, प्रोविजन होगा। आपने बैड डेब्ट के लिए अलग अमाउंट रख दिया है प्रॉफिट से, तो वो क्या होगा आपका प्रोविजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Schedule third part second of the Company Act 2013 deals with the which one of the following। तो जो भाग 3 है, उस जो भाग 3 है,
तो वो किसके बारे में बताता है? क्या वो बैलेंस शीट के बारे में बताता है? किसका? जो स्केड्यूल थर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो किसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है वहां, या आपका या आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट दिया हुआ है वहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया हुआ है या कैश फ्लो का दिया हुआ है? तो वहां पर किसका दिया हुआ है आपको? सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है आपका, या फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। पार्ट सेकंड की बात की गई है या फर्स्ट की? नहीं, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका? बैलेंस शीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा कम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग? आप इनको लाइबिलिटी कहेंगे, एसेट कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आइटम कहेंगे, या ऑफ बैलेंस शीट कहेंगे? तो इनको आप कहेंगे, देखिए गारंटी या आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदें होती हैं ये। ठीक है, कुछ अलग मदें होती हैं, उनमें इनको शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन पहचानना है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको देखना है इसमें सही कौन सा है। तो देखो पहला कहा गया है आपसे, फर्स्ट में क्या क्या कहा जा रहा है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, हाँ होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताती है, ना कि ये, तो ये गलत है। उसके बाद गुडविल इज द वेस्टिंग एसेट्स, क्या ये एक क्षयशील एसेट होती है? इस पर डैप लगता है, नहीं, ये भी गलत है। आपसे कह रहा है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑफ असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो ये कहाँ आ रहा है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वोट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स शो इन द बैलेंस शीट, तो किस ऑर्डर में बैलेंस शीट दिखाई जाती हैं? देखिए दो ऑर्डर होते हैं, एक तो परफॉर्मेंस, एक तो होता है परमानेंस पर, और एक दिखाई जाती है आपके लिक्विडेशन पर। जो सबसे ज्यादा समय तक और जब कुछ ना कहा गया हो, तो आप कौन से उसमें दिखाएंगे इसको? तरलता के आधार पर दिखाएंगे या स्थायित्व के? तो आप दिखाएंगे इसको परमानेंस ऑर्डर पर। किस पर देखेंगे? परमा परमानेंस ऑर्डर में। अब परमानेंस ऑर्डर क्या होता है? मतलब सबसे ज्यादा आपको ये देखना होता है सबसे ज्यादा दिन तक कौन सी एसेट है जो रहेगी। तो सबसे ज्यादा आप क्या देखेंगे? मतलब फिक्स एसेट सबसे पहले आप लिखेंगे फिक्स एसेट, उसके बाद लिखेंगे लिक्विड एसेट। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, कैश, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, तो इसको तो आप बिल्कुल नीचे लाएंगे आप, कैश को तो सबसे नीचे लाएंगे आप। कैश आपका कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा कैश आपका। और यहाँ पूछा है फॉलोइंग ऑर्डर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, तो किस ऑर्डर में दिखाएंगे? सबसे पहले आप किसको रखेंगे यहाँ पर? और कह रहे हैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये कैश से ऊपर आ जाएगा, ये आपका किससे ऊपर आ जाएगा? आपका कैश से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। उसके बाद आपका फिर क्या आएगा? फिर आता है आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिर आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ जाएगा। और सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर्स। ये शेयर एंड डिबेंचर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये इससे भी ज्यादा फिक्स है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका? पहले फोर्थ, पहले फोर्थ होगा, फिर आपका थ्री, और फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। इस तरह से बैलेंस शीट में आप इनको शो करेंगे, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लाइबिलिटी इन द ऑर्डर ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट, तो अब वही बात है। फिर अब की बार क्या दे दिया है? बैलेंस शीट अब की बार लाइबिलिटी दे दी है। तो लाइबिलिटी में आपको इनको कैसे करना है? आप दिखाएंगे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, जो आपकी वेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, उनको सबसे पहले दिखाएंगे। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद है आपका फिर बैंक लोन, उससे ऊपर। तो इनको क्रम दे देते हैं। और सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? फिर यहाँ शेयर कैपिटल सबसे पहले। बैलेंस शीट में आपने देखा भी होगा कैपिटल ऊपर ही आती है, कैपिटल बिजनेस में सबसे ज्यादा दिन तक रहती है। इनको तो आप पहले ही पे कर दोगे सबको। तो सबसे पहले कैपिटल, देखिए कैपिटल कहाँ दिख रहा है?
और कैपिटल से ही अगर आंसर देने की कोशिश करें तो 3 देखिए, 3 आपको 2 जगह दिया हुआ है, रुकना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपका 3 हो गया है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, फिर आपका आता है बैंक लोन, सेकंड नंबर पर बैंक लोन है। उसके बाद थर्ड, सेकंड और प्रोविजन होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो इसमें से आप जो सबसे पहले देंगे वो देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपका फोर्थ हो जाएगा और देन आपका वन हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ वन, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेट विच परचेज इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस एंड नॉट टू सेल आर कॉल्ड। ऐसी एसेट जिसको आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए परचेज कर रहे हो, बेचने के लिए नहीं। तो इस एसेट को आप क्या कहते हैं, कौन सी एसेट कहेंगे इसको आप इसको डेप्रिशिएटिंग एसेट कहेंगे, करंट एसेट कहेंगे, फिक्स एसेट कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट कहेंगे। तो ये होती है आपकी फिक्स एसेट। ऑप्शन आपका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन वाला है। यहाँ पर कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू में जो भी हाई हो। क्या क्लोजिंग उस पर होता है, बिल्कुल गलत। ये तो उस पर होता है कि आपका जो लोअर हो, जो सबसे कम हो उस पर होता है, तो ये गलत ही बोल दिया। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हो गए, तो ऑप्शन क्या होगा, दोनों ही करेक्ट नहीं है। असर्शन ए एंड आर नॉट करेक्ट, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की पोजीशन कौन दिखाता है, बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या शो किया जाता है, रियल एसेट, आर्टिफिशियल एसेट, बोथ, बोथ ऑफ द अबव, रियल भी और आर्टिफिशियल भी। तो सही आंसर क्या होगा, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, वहां पर आपकी कोई सी भी एसेट हो, दोनों तरफ की एसेट होती है। कैसी एसेट, दोनों तरफ की, आप फिक्टिशियस एसेट भी तो देखते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, वो भी तो दिखा दिया जाता है बनावटी एसेट। तो दोनों तरह की एसेट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ फाइनल स्टॉक इज गिवन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो कहाँ दिखाया जाएगा, जब एडजस्टमेंट की बात आ गई तो दो जगह दिखाया जाएगा, एक तो आपका बैलेंस शीट में हो जाएगा और दूसरा कहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ये दिखाया जाएगा। तो कहाँ पर कहाँ से होगा, ये आपका होगा इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और बोथ ऑफ द अबव, तो दोनों में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी उसमें, यानी कि ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, आपका ऑप्शन होगा सी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका ये दोनों जगह दिखाया जाता है। ठीक है, दोनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स और गुड स्टॉक। देखिए आपकी अगर यहाँ बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस जो आपने परचेज किया है वो, और प्लस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और माइनस होता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको बोलते हैं गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो आप माल बेच रहे हैं उसकी आपकी क्या होती है वो, गुड सोल्ड। अब आप इसी के बेसिस पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा, क्या पूछा, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से करना शुरू करें। तो कह रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब ये सही बैठा अपनी जगह, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन यहाँ ये कह रहा माइनस है। और माइनस परचेज, परचेज ठीक है उधर जाकर माइनस होगा, और ओपनिंग स्टॉक यहीं रहेगा। तो देखिए यही गलत है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है जबकि होना चाहिए प्लस। तो ये क्या होगा, आपका सही ऑप्शन है। और देख लीजिए आप, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिल्कुल सही है, माइनस ओपनिंग ये भी सही आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ये भी सही आ रहा है, बाकी सब सही आ रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से करने होते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप बिजनेसमैन values the opening stock at 10% more than the cost value of the opening stock, write down of 27 and 500, then the cost will be, तो cost क्या होगी, यहाँ पर उसने क्या दिखाया है, वहां पर उसने दिखाया है वो 10% ज्यादा दिखा रहा है। तो 10% ज्यादा करके दिखा रहा है, कितना है, 127, कितना है आपका, 127,500, आपको करेक्ट वो पूछ रहा है। तो देखिए करेक्ट के लिए आप क्या करेंगे,
देखिए आपको चाहिए 100% कितना है, और ये कितना दिया हुआ आपको बढ़ाने के बाद। मान लेते हैं पहले ये 100% था, 100% में वो 10% बढ़ाकर दिखा रहा है, इसका मतलब वो कितने दिखा रहा है, 110% दिखा रहा। आपको चाहिए 10%, तो ऐसे ही उसमें आपको जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 110%। तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए, 27,500 को डिवाइड कीजिए आप जितनी आपको दिखाई गई है, और जितनी आपको चाहिए 100% उसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 टू जा 22 बचे 6, तो 11 5 जा, तो यहाँ पर कितने बचे, 5 बचे, तो 5 और आ गया, तो 11 5 जा 55, और ये 00 000 000 आपके ये जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। देखिए ये कितने थे, 27,500, और यहाँ पर कितना है, 100%, जीरो से जीरो कट हो गया था, तो ये 3 जीरो बची, इसको आप ऐसे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 25,000। इसका मतलब कितने का था रियल में वो कॉस्ट, 25,000 की थी, लेकिन उसने 10% ज्यादा दिखाई थी, तो आपने करेक्ट बता दी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी क्या है आपका, 25,000। लेकिन उसने पूछा क्या, उसकी लागत होगी, तो लागत कितनी है उसकी, तो लागत कितनी होगी उसकी, 25,000। ठीक है, 25,000 लागत होगी उसकी। कैसे हुआ ये आपका, भाई आपसे लागत पूछी थी ना, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, 25,000 ही होगा सही आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the amount gross profit or gross loss was sale of cost when cost sale 79 एंड सेल आपकी 110 है, परचेज आपका कितना है, 30,000। आप ये देखिए, जब आपको कॉस्ट दे दी, जब आपसे कह दिया था कॉस्ट ऑफ सेल कितने का माल बना, वो आपको बता दिया कॉस्ट के कितने का बनाया, कितने का बनाया, 79,000 का। और आपको ये भी कह दिया कि बेचा कितने में आपने उसको बेचा है कितने में, 1,10,000 में। तो सिंपल है, इनका डिफरेंस कर दीजिए। परचेज की कहाँ जरूरत है, इसमें परचेज की तो जरूरत ही नहीं होगी इसकी। 30,000 रुपये का किराया किया है, उसकी कोई मतलब ही नहीं है, कॉस्ट सीधी आ रही है। तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000 तो ऊपर ये है ही आपके, और 21 ही है, तो क्या हो जाएगा आपका 31। तो ये 31,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेल तो ये आपको जो परचेज दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन वाला है। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है लिक्विडेशन के ऑर्डर में, लिक्विडिटी के ऑर्डर में, और दूसरा क्या है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, परमानेंस ऑर्डर में की जाती है, तो कौन से में की जाती है। अब दोनों ही मेथड होते हैं इसके। तो देखिए ये बात सही है, यहाँ पर लिक्विडेशन में और परमानेंस बेसिस पर दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ इसने कहा है क्या, कौन, ये तो पूछ रहा है दोनों ही मेथड है, तो क्या लिक्विडिटी पर दिखाया जाता है, नहीं, कोई से पर भी दिखाया जा सकता है। लिक्विडिटी पर भी दिखाया जाता है, और परमानेंस बेसिस पर भी दिखाया जा सकता है, कोई सी पर भी दिखाया जा सकता है। तो कोई सी भी बात यहाँ पर सही नहीं है, इन्हें कहना था कि लिक्विडेशन और परमानेंस दोनों पर दिखाया जाता तो सही होता। ये कह रहे हैं ओनली इस पर, ये कह रहा है केवल लिक्विडेशन पर दिखाया जाता है, ये कह रहा परमानेंस पर दिखाया जाता। अलग अलग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों को कहा जाता, दोनों ही मेथड होते हैं परमानेंस के। ग्रोस लॉस दिया हुआ है आपको, आपको ग्रोस लॉस दिया हुआ है, एज ऑफ सेल, सेल पर ग्रोस लॉस दिया हुआ है। और कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कितना है, 3,60,000। और फिर कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ सेल विल बी, सेल विल बी, तो सेल का अमाउंट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, क्या दिया हुआ आपको, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कितने में बना है वो दिया हुआ है, 3,60,000 का। ठीक है, और ये तो होगी आपकी कॉस्ट, और फिर कह रहे हैं ग्रोस लॉस आपको किस पर निकालना है, सेल पर निकालना है। तो आगे क्या बेचे गए चार की लागत, ये चार बार कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ये है ग्रोस लॉस, ये 1/4 है, 1/4 ऑफ सेल, सेल का 1/4 दिया हुआ है, सेल का 1/4। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया होता है, जब भी आपको, खैर छोड़ो अभी नहीं, पहले इसको मैं डिटेल में देखता हूँ, वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए इसको डिटेल में ही, डिटेल में समझना अच्छा है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट दी हुई है। अब जब आपने कॉस्ट ये ली हुई है, मान लेते हैं आपकी जो सेल है, यहाँ पर सेल है आपकी एक्स, सेल कितने आपकी एक्स,
अब एक्स तो हो गई आपकी सेल, आपने सेल एक्स मान लिया है। तो अब आपका जब सेल एक्स है तो सेल का लॉस कितना होगा, ग्रोस लॉस। तो ग्रोस लॉस होगा एक्स का 1/4, तो कितना आ जाएगा x/4। अब आपकी जो सेल है वो तो होगी ये, और ये तो हो गया लॉस। सेल कितनी है एक्स, तो बनाया कितने में गया होगा माल, तो आप क्या करेंगे सेल में और ऐड करेंगे। आपने जितने में बेचा और उससे फालतू में बना होगा तभी तो लॉस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 5x/4। तो हम तो कह रहे हैं 5x/4 और वो कितना कह रहा है 360। तो इसको आमने सामने रख देंगे यहाँ पर और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे 5x/4 इंटू 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 4 की तो मल्टीप्लाई होगी, 5 से डिवाइड होगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 7 जा, और 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा। ठीक है, 5 2 जा, और 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28, और जीरो आपकी ऐसी आ जाएंगी, जीरो आपकी इसी तरह से आ जाएंगी, 3 जीरो आपकी ऐसी आ गई। तो क्या आ रहा है आपका 2,88,000। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि लाभ 25% है तो बिक्री होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा था अभी हम आपको। तो अगर ग्रोस प्रॉफिट की बात है, यहाँ पर कह रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट कितना है 25% है, और वो भी कितना कह रहे हैं लागत का, मतलब ऑफ कोस्ट का तो बिक्री का कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा रेशो में बना लेना है, मतलब फ्रैक्शन में। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 25% को आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, इसको डिवाइड करेंगे 1 जा और 4 जा, तो ये इसको आप यूं भी कह सकते हो 1/4 ऑफ कोस्ट का 1/4 है। सेल का पूछा है तो आप कुछ नहीं, कोस्ट का दिया हुआ है, सेल का करना तो इसको एक बढ़ा दीजिए नीचे, तो नीचे आप इसको एक ज्यादा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल। और परसेंटेज बनाना है इसका तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट हटाना हो तो 100 से डिवाइड, और परसेंटेज लगाना हो तो 100 की मल्टीप्लाई। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपका 20%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे बताया, देखिए इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपका 1/4 है ग्रोस प्रॉफिट किसका, सेल का 1/4 या 1/6 है, सेल का क्या है 1/6, तो कोस्ट का कितना होगा, कोस्ट का एक कम कर दो, कोस्ट का होगा आपका 1/5, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीज इन द करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपने पेमेंट कर दिया होगा, और जब आपने पेमेंट किया होगा तो सोर्सेज ऑफ कैश हुआ होगा या यूज ऑफ कैश हुआ होगा। मतलब कैश का आपने यूज, मतलब पैसा गया है तो कैश यूज किया है, और सोर्स मतलब कैश आया है तो कैश क्या होगा, कैश गया, आपने उसको आप पेमेंट कर दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष के आरंभ में एक फर्म का जो पूंजी खाता था वो शेष दिखा रहा था 1 लाख, और वर्ष के अंत में कुल संपत्ति थी आपकी 1.5 लाख, कुल दायित्व थे 70,000, यदि अवधि में कुल आहरण आपका 30,000 है, तो बताइए शुद्ध प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कहा है, अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर आप लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसी बैलेंस शीट को बना लेता हूँ फर्म की। तो एक तरफ आप लाइबिलिटी लिखेंगे, एक तरफ आप अपनी एसेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाया गया है, कह रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो वर्ष के अंत में कुल संपत्ति, तो संपत्ति का अगर टोटल देखें तो कितना दिया हुआ है 1,50,000, तथा कुल दायित्व मतलब लाइबिलिटी जो दी हुई है यहाँ पर 70,000 दी हुई है। यदि उस अवधि में कुल आहरण 30,000 का आहरण है, 30,000 का क्या है आपका आहरण है, ड्राइंग है, तो बताइए वर्ष का शुद्ध लाभ हानि क्या है। तो पहले तो आप यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल देखिए, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये आपका डिफरेंस आ रहा है ताकि आप यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकें। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का भी फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट, क्या होता है आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर आपको
ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर आपको आरंभ में एक फर्म की ओपनिंग कैपिटल दे दी, लेकिन कैपिटल लास्ट वाली नहीं दी आपको, कैपिटल लास्ट वाली नहीं दी। तो अब आप देखिए लाइबिलिटी और कैपिटल जुड़ करके आती हैं, इसका टोटल आता है। और जब यहाँ 1.5 लाख है तो आपका इधर भी 1.5 लाख होगा। ठीक है, तो ये 70,000 तो होगी लाइबिलिटी। तो बाकी जो 80,000 की क्या है, ये कैपिटल है। इसका मतलब आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 80,000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 80,000। और अभी आपका ड्रॉइंग भी है, अभी आपका ड्राइंग भी है, वो कितना है, 30,000। तो क्लोजिंग कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 80 वो और 30 ये, तो 110 हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, वो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, इसको थोड़ा सा, इसको, चलो छोड़िए इसको। हम्म, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट आपको देखना है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो आपकी गिवन है वो है आपकी 1,10,000। अभी निकाली हमने 1,10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल यहाँ दी हुई है कितनी, 1 लाख। तो 1 लाख को यहाँ लिख देंगे तो कितना आ गया, 10,000 डिफरेंस आ गया। ये क्या है आपका, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्पज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज टू, समन्वय का क्या उद्देश्य होता है। देखिए कभी कभी आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, देखिए है तो कॉमर्स से ही, अब वो हो सकता है बीएसटी से पूछ लिया हो, या हो सकता है वो आपका इकोनॉमिक्स से पूछ लिया हो, इसलिए टोटल ज्ञान रखना भी जरूरी होता है। देखिए ऐसा पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा गया था एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछना था अकाउंटेंसी का, लेकिन पूछ लिया था वहां भी। लेकिन इसमें आपको एचपीएससी में तो पूछा ही जाएगा यहाँ से। और अभी हम इसके लिए अकाउंट का लेकर चल रहे हैं, बीएसटी भी लेकर चलेंगे एचपीएससी के लिए। तो यहाँ पर यूपीपीसीएस के देखते हैं। तो अवॉइड डिले, पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, डिले को अवॉइड करना होता है, या आपका कन्फ्लिक्ट जितनी हो जाती हैं उसको रिमूव करना होता है, या कोऑपरेशन होता है। तो ये होता है रिमूव कन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष होता है उसको आप समाप्त कर देते हैं कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो परचेज कोर्स कर रहे हैं, और एक तरफ आप कोर्स हैं जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इतना तो फर्ज, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी फ्रेंड को भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ मटेरियल मिल रहा है। आपको ये सब नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।